हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का विषय भूगोल का छठा अध्याय यानी विनिर्माण उद्योग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, सबसे पहले हम जानें कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है ना, ये जो विनिर्माण है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लेकर आज चर्चा करेंगे कि विनिर्माण मतलब क्या था। जब हम कच्चे वस्तुओं को, जो कृषि से उत्पादित कच्चे वस्तु होता है यानी कच्चे पदार्थ जो होता है, उसको जब हम अधिक मूल्यवान बनाने के लिए, मूल्यवान के रूप में उसे परिवर्तित करने के लिए, जब उसको हम एक दूसरे वस्तु में है ना परिवर्तित कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं विनिर्माण। क्या कहते हैं उसको? विनिर्माण। और इसको करने की जो प्रक्रिया होती है, जो व्यवसाय होते हैं, जो तकनीक, जो उद्यम होता है, उसी को कहते हैं उद्योग। क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग। तो शुरू करते हैं। इसके पहले हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कहानी, इसको पहले चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों को अत्यधिक अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े कारखानों में मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योग में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी यानी मिट्टी का बर्तन यानी दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योग बनाए जाते हैं यानी घरों में बनाए जाते हैं। तो क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? एक कहानी सुना है ना, हरीश को उसके पिता ने बताया। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया, यहाँ पे विनिर्माण उद्योग है ना। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं? कागज़ जो है यानी लकड़ी से बना है। लकड़ी से, चीनी गन्ने से बनता है ना। लोहा इस्पात से बनता है, लोहा अयस्क से। लोहा इस्पात जो होता है वह लोहा अयस्क से बनाया जाता है तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनते हैं। जो एल्युमिनियम है ना, ये बॉक्साइट से बनाए जाते हैं, से निर्मित है। क्या आपको यह भी जानते हैं, आप यह जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। जो रेशा उद्योग में बनाया जाता है यानी जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम रेशा भी बोलते हैं। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। यदि किसी देश का आर्थिक उन्नति होता है तो वो विनिर्माण उद्योग के द्वारा ही मापी जाती है। तो हम जानेंगे कि विनिर्माण का महत्व क्या होता है हमारे देश में या किसी भी देश के सीमा क्षेत्र में। विनिर्माण का महत्व क्या होता है? विनिर्माण उद्योग आपको पहले बता चुके हैं कि विनिर्माण का क्या होता है। जब कच्चे वस्तुओं को हम अधिक मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं विनिर्माण। तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान
पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। औद्योगिक अवस्थिति, सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि औद्योगिक अवस्थिति क्या है। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जैसे समूहन बचत एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी। यानी आज़ादी से पहले जो विनिर्माण उद्योग था वो दूरस्थ देशों में यानी दूसरे देशों में पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। उद्योग बाजार संबंध है ना, यहाँ पर दिया चार्ट कि निवेश, कच्चा माल तथा अथवा उसके घटक, उत्पादन घटक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। जो उद्योग बाजार होते हैं तो उद्योग में सबसे पहले क्या होता है, कच्चा माल का जरूरत पड़ता है। कच्चा माल के लिए क्या होता है, निवेश करना पड़ता है, यानी पैसों क्या है ना। इसका भूमि लगता है, ज़मीन लगता है, श्रम लगता है ना, मजदूर लगते हैं, पूंजी पैसों की जरूरत पड़ता है। उद्यमी, इसको करने के लिए जो है ना इसके संचालक की जरूरत पड़ता है। अवसंरचना, परिवहन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कच्चे माल को शहर को कारखानों तक पहुंचाने के लिए गाड़ी यानी वाहनों का आवश्यकता पड़ती है। तैयार माल, कारखाने में माल तैयार होता है, फिर वहाँ से क्या होता है, परिवहन द्वारा यानी गाड़ियों द्वारा क्या होता है, बाजार में पहुँचते। बाजार से क्या होता है, वो पूंजी यानी वो पहुँचता है। तो किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम लागत उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योग की आदर्श अवस्थिति उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उत्पादन के वितरण की लागत,
उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय। उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी क्या होता है विनिर्माण के लिए कच्चे माल का आधार पर। कृषि आधारित, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग इसकी ज़रूरत पड़ती है। खनिज आधारित, लोहा तथा इस्पात, यानी मशीन को बनाने के लिए सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना के आधार पर आप कह सकते हैं एक तौर पर। सार्वजनिक क्षेत्र में लगी सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल जिसको बोलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। एक उद्योग जो है एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित है ना, यानी इसका मालिक एक है। संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या होता है, किसी कंपनी और सरकार के द्वारा दोनों संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं, उसी को कहते हैं ना संयुक्त उद्योग कहते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग, जैसे लोहा तथा इस्पात आदि, ये भारी उद्योग कहलाते हैं। हल्के उद्योग, जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। ये सब क्या हल्के उद्योग कहा जाता है इसको। क्रियाकलाप, कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तेल बुनने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार। तो तेल को सिलाई मशीन, बुनने की सलाई, पोत निर्माण, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार है ना, विद्युत बल्ब, फ्यूज तार, पेंट के ब्रश, घड़ियाँ, मोटर गाड़ी। कृषि आधारित उद्योग, जो उद्योग कृषि पर निर्भर होता है, यानी कृषि से कच्चे माल को क्या करता है, कृषि से उत्पादित माल को है ना विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा है ना वस्तु का मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करते हैं। ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। सूती वस्त्र जैसे हो गया पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। यहाँ पर हो गया वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में
वस्त्र उद्योग का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। विनिर्माण उद्योग है ना। यहाँ पर देख सकते हैं रेशा उत्पादन क्या करते हैं सब कच्चा रेशा से रेशा उत्पादन होता है, यानी धुनाई के द्वारा। किसके द्वारा? धुनाई के द्वारा है ना। बुनाई से कताई होता है, बुनाई होता है और कपड़ा बनता है। कपड़ा को क्या कहते हैं? रंगाई के परिष्करण कहता है। वस्त्र विनिर्माण, वस्त्र बनाए जाते हैं उससे। तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। सबसे पहले क्या हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगाया गया था? मुंबई में। कहाँ पर? सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। भारत यानी इंग्लैंड के गुलाम था, ब्रिटेन के। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषक को कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह आजीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित हैं, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया? हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज, जो कारखाने से निर्मित लूमेज होती है, को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बता दूं कि जो विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा जो निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज वो सस्ता होते हैं ना, वो कम रखना क्यों महत्वपूर्ण समझा है ना। जो निर्मित लूमेज है उसको कम रखना क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? क्योंकि कारखानों से जो लूमेज होते थे वो उतना मुलायमदार नहीं बनते थे। अब देखेंगे भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बनी सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं।
सूती रेशे विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान यानी वस्त्र बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि हम बुनाई अच्छा से करते हैं, है ना, गुणवत्तापूर्वक बुनाई करते हैं तो क्या होगा? वस्तु का अधिक मूल्य होगा। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की यहाँ पर मैप दिया हुआ आप देख सकते हैं। मैप में बताया गया है यहाँ पर कि किन किन क्षेत्रों में, है ना, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशम वस्त्रों का उद्योग चलता है ना, वस्त्र बनाए जाते हैं। वही चित्र में अंकित किया है। काला वाला जो जिस क्षेत्र में है सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ऊनी वस्त्र लाल वाला चिन्ह में, और जो काला सादा है वो रेशम वस्त्र। अब चलते हैं हम आगे यहाँ पे पेज में। आवश्यकता महसूस की जाती है विशेषता बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नए मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में क्रम श्रमिक उत्पादक तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि हैं। पटसन उद्योग आप देख सकते हैं, पटसन उद्योग जिसको हम लोग पटुआ बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा से पटुआ। पटसन उद्योग भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात यानी बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010 से 11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गए, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी तट पर इनकी स्थिति होने के कारण निम्न कारण है। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना। कच्चे माल पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है।
यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। चीनी उद्योग भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यह कि गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होती है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही है। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। इस उद्योग का अल्पकालीन होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जो कच्चे माल के रूप में है ना प्रयोग करते, धातुओं को और खनिज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योग का नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं, जैसे हो गया लोहा, हो गया तांबा, हो गया, ये सब क्या हो गया? खनिज है ना। तांबा की वस्तुएं बनाया, तार बनाए जाते हैं लोहे से, जैसे एल्युमिनियम से। लोहा तथा इस्पात उद्योग जैसे लोहा हो गया, लोहा से क्या बनते हैं? इस्पात, रॉड, छड़ है ना, जैसे बनाते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप यहाँ पे दिया, इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2016 में भारत 2016 में भारत ने 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरा स्थान पर था। यह स्पंज
लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। 208 किलोग्राम थी। क्रियाकलाप तालिका 6.1 भारत में कुल इस्पात उत्पादन वर्ष 2011, 12, 13, 14 उत्पादन मीट्रिक टन में 68, ये शब्द दिया है कि 2010 में कितना थे, है ना, कुल इस्पात उत्पादन कितने थे 2010 में, यहाँ पर जैसे 68.62 टन, यहाँ पे 11 में 75, आप देख सकते हैं पूरा सूची है यहाँ पर, है ना, वर्षवार। दिए गए आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। इसको हम एक आरेख द्वारा यानी दंड आलेख जिसको ग्राफ के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र है। संकलित मतलब क्या होता है, एक जगह जुड़ा हुआ बड़ा उद्योग जिसको कहते हैं, तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र है। क्रियाकलाप भारत में इस्पात संयंत्रों के उत्पादों की जानकारी एकत्र करें, है ना। इस्पात निर्माण प्रक्रिया कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन द्वारा पहुंचता है। झोंकदार भट्टी, लोहा ऐसा का गलाया जाता है, वहाँ पे लोहा को जो कच्चा माल है उसको गलाया जाता है। पत्थर का सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है, उसमें जो मैल कचरा होता है उसको साफ किया जाता है। ऐस को गर्म करने के लिए कोक का यानी कोयले का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ढलवा लोहा तरल पदार्थ को सांचे में ढाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। धातु को आकार देना, इसके बाद क्या होता है, इस्पात बनाया जाता है। ढलवा लोहा को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैंगनीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रोसेसिंग, ढलाई के और गढ़ाई द्वारा, है ना, उसको आकार दिया जाता है। जिस तरह का हमको वस्तु बनाना है उसी आकार में उसको ढलाई करना है। लोहा और इस्पात संयंत्र है ना, यानी देख सकते हैं भारत के मानचित्र में किन किन क्षेत्रों में देख सकते हैं। बर्नपुर, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, है ना, इन क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर है मिनी इस्पात उद्योग, छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने से उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है और उसका खपत भी सबसे ज़्यादा चीन ही करता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियाँ हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है
तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण है: उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। हम भी उच्च कोटि के इस्पात दूसरे देशों में आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। क्रियाकलाप: क्या आप कलिंग नगर विवाद के, यानी पता है आपको कलिंग कहाँ पे? कलिंग है उड़ीसा में। नगर विवाद के विषय में पढ़ा है? विभिन्न स्रोत से जानकारी एकत्र करें और आपस में विचार विमर्श करें। एल्युमिनियम परगलन, एल्युमिनियम ये जो है एल्युमिनियम परगलन यानी स्मेल्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी एल्युमिनियम को ऐसे गलाया जाता है। भारत में एल्युमिनियम परगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का रंग, अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाया जाता है ना, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात तथा तांबा जस्ता शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्युमिनियम परगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। परगलकों में बॉक्साइटों का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट चित्र 6.8 एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की यहाँ पर देख सकते हैं 6.8, कहाँ पर है 6.8? नीचे होंगे ना। एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात यहाँ पर दिया है। 4 से 6 टन बॉक्साइट से 2 टन एल्युमिनियम निकलता है, और 2 टन से क्या एल्युमिनियम से 1 टन एल्युमिनियम निकलता है ना। एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया बॉक्साइट यानी कच्चा माल के रूप में किया जाता है। बॉक्साइट खनन से प्राप्त होता है और परिवहन या रेल, समुद्री जहाज के द्वारा एल्युमिनियम को कहाँ पहुँचाया जाता है? कारखानों में ना। बॉक्साइट दलन और एल्युमिनियम घुलन एल्युमिनियम शोधशाला में पहुँचाया जाता है। परगालक स्तर तक भारी अयस्क का पहुँचना, शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम को कोयला खान से पीच। एल्युमिनियम परगालक विद्युत 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क। स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकता है: नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। क्रियाकलाप: एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन निर्मित करता है। यह परगालकों से एल्युमिनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों? परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों? क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्युमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों? रसायन उद्योग: भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। ना रसायन उद्योग, भारत में रसायन उद्योग तेजी से वृद्धि हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।
अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त। नाइट्रिक अम्ल क्षार, सोडा ऐश, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाई या औषध रसायनों के सामान के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन शालाओं तथा या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि उत्पाद अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाइए। उर्वरक उद्योग, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र है ना उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फोरिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल है के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा स्थान पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटासियम यौगिकों के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग, विनिर्माण। सीमेंट उद्योग में क्या होता है? निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए विनिर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। क्रियाकलाप। सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी? इस उद्योग की इकाई गुजरात से लगाई गई है क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों में बाजार की उपलब्धता है। क्या भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित हैं? नाम बताएं। विनिर्माण उद्योग। पहला सीमेंट उद्योग। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूप में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 पहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए गए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, 2 पहिया तथा 3 पहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में
ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण अद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि। ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में मनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीले गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है। जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी व धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन यदि जल में जो रंग अपमार्जक, अम्ल, रबर, भारी वस्तु धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई एश, फॉस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ है जिससे लग कहते हैं। तापीय प्रदूषण जब कारखानों तथा तापघरों में गर्म जल को बिना ठंड किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताइए। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक वहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब आवाज़ यानी साउंड पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वर्णत श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप,
तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस, यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसके कुछ निम्न सुझाव हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले इनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छँटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रॉनिक अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए तो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लांट के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन